इसको तो हमारा पहला टॉपिक था मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है ना, कि पैसा जो है वो उसका मतलब क्या है और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मनी का सबसे बड़ा यूसेज है वो क्या है कि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं, हमारे को कुछ भी परचेज करना होता है, हमारी जेब में अगर पैसा हो, हम पैसा देते हैं, चीज लेकर आ जाते हैं। हम मार्केट में अवेलेबल किसी भी चीज को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं अपने जेब में पड़ी हुई मनी से। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा कुछ होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि उसके पास बहुत पैसा है। क्योंकि पैसा इसलिए है क्योंकि वो मार्केट में जाकर उन चीजों को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा यूसेज जो मनी का है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाकी भी यूजेस हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो यूज है किसी भी मनी का वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले के सिस्टम में क्या था? जब मनी इजाद नहीं हुई थी, इन्वेंट नहीं हुई थी, तब दुनिया में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था। बार्टर सिस्टम ये कहता था कि आपको कमोडिटी टू कमोडिटी ही एक्सचेंज होगा। आपको अगर चावल चाहिए तो आपको उसके बदले में चीनी देनी पड़ेगी, आलू देने पड़ेंगे, ठीक है, गोभी देनी पड़ेगी, कुछ भी देना पड़ सकता है, उसके बदले में आपको चावल मिलेंगे। पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ऐसे में जब हमारी जरूरतें बढ़ गई, जब हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स हुआ, ठीक है, मुझे चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, आटा भी चाहिए, ठीक है ना, और मैं जब मार्केट में इन चीजों को खरीदने निकल रहा हूं तो जिससे मुझे चावल चाहिए वो मुझसे आटा मांग रहा है, अरे आटा तो मुझे खुद ही चाहिए। जिससे मैं आटा मांग रहा हूँ वो मुझसे नमक मांग रहा है, अरे नमक तो मुझे भी चाहिए, तुझे कहाँ से लाके दूं। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स हैं मार्केट के अंदर, और आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, इसकी वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो गया। ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का भी प्रॉब्लम था। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि जिससे आप चावल लेने गए, हो सकता है उसने आपसे गेहूं मांग लियो और गेहूं आपके पास भी अवेलेबल ना हो। ठीक है। सो दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपकी जरूरतें सामने वाले की जरूरतों के साथ मैच करनी चाहिए, सामने वाले की अवेलेबिलिटी के साथ आपकी जरूरत मैच करनी चाहिए। इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। तो क्या ऐसा कोइंसिडेंस होना मतलब इजीली पॉसिबल है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अंबाला छोड़कर, ठीक है, किसी दूसरे शहर में जाकर बसना है सपोज, ठीक है, तो आपका यहाँ पर घर है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करो, आप अपना घर बेच दो, उसके बदले आलू खरीद लो, ठीक है ना, और फिर आलू जो है दूसरे शहर लेकर जाओ, फिर आप एक ऐसा बंदा ढूंढो जो आलू के बदले घर देने के लिए तैयार हो। ठीक है। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम काम करता था जो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था। तो हमने कहा कि यार क्यों ना कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जो हर चीज के अगेंस्ट में एक्सचेंज हो जाए। तो फिर इजाद हुआ पैसा। ठीक है ना। तो सबसे स्टार्टिंग में पैसा इजाद किस फॉर्म में हुआ? सबको चाहिए था गोल्ड सिल्वर। तो कहा कि गोल्ड सिल्वर तो देखो एक ऐसी चीज है सबको चाहिए, तो क्यों ना गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स बना दिए जाए। तो सबसे पहले कॉइन्स बनाए गोल्ड और सिल्वर के। ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या थी गोल्ड और सिल्वर की? जो गोल्ड की वैल्यू थी, जो सिल्वर की वैल्यू थी, जितने का सिक्का था, जितने ग्राम का सिक्का था, उस हिसाब से उस सिक्के की वैल्यू हो गई। ठीक है। सोने की अशर्फियां, अगर आपने पुराने देखे हो अली बाबा 40 चोर, उस टाइम पर अगर आप देखो तो वहां पे करेंसी कौन सी चलती थी? सोने की अशर्फियां। ठीक है ना, चांदी की अशर्फियां। पुराने टाइम में क्या चलता था? सोने की अशर्फियां, चांदी की अशर्फियां, ये चला करती थी। ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोगों ने क्या बनाना शुरू किया? एलॉयज बनाने शुरू किए। ठीक है ना, ब्रॉन्ज, ठीक है, इस तरह की चीजें बनानी शुरू की, एलॉय, जो कि सस्ता सा एक मेटल होता है। ठीक है ना, मिक्सिंग विक्सिंग करके दो तीन मेटल्स को हम लोग एक अलॉय बना सकते हैं, सिंपल सा। तो हमने अलॉय बनाना शुरू किया और कॉइन्स बनाने शुरू किए। अब इन कॉइन्स की क्या खास बात थी? ये राजा महाराजा लोग जो है ना वो इशू किया करते थे कॉइन्स। तो कॉइन्स जो थे उनकी इंटरनल वैल्यू बड़ी कम होती थी, लेकिन राजा ने इशू कराए और ज्यादा वैल्यू बोलकर कराए, ठीक है, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती थी। मतलब राजा बोलता था कि ये 1 रुपए का सिक्का है, ऑल्दो उसकी इंटरनल वैल्यू 1 रुपया नहीं थी। गोल्ड कॉइन की तो इंटरनल वैल्यू उसके बराबर होती थी, लेकिन इस चीज की 1 रुपया वैल्यू नहीं थी।
लेकिन राजा ने बोला है कि मैं इसकी 1 रुपया वैल्यू मानकर चलूंगा, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ये 1 रुपए का है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी जेब में केवल एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर 2,000 रुपए लिखे हुए हैं, उसके ऊपर एक आरबीआई गवर्नर का साइन हो रखा है। तो आरबीआई गवर्नर आपको अथॉरिटी दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अथॉरिटी दे रही है कि भाई तू इसको चला ले, इसकी वैल्यू 2,000 रुपए है, मैं गारंटी करता हूं, मैं बैठा हूं ना इसके लिए, आई एम देयर टू मेक श्योर कि दिस नोट इज वर्थ 2,000 रुपीज, इवन दो इसकी वैसे वैल्यू मार्केट में अगर ये 2,000 ना लिखा हो, ये कागज का टुकड़ा हो, तो इसकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, तो कॉइन्स ऑफ एलॉय स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद पेपर करेंसी स्टार्ट हुआ। ये पेपर करेंसी जो है ये भी किस एंगल से स्टार्ट हुआ कि भाई गवर्नमेंट अलाउ करेगी, गवर्नमेंट कहेगी और गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी, ऑर्डर देगी, तो इसकी वही वैल्यू मानी जाएगी जो गवर्नमेंट कह रही है। अब ये जो स्टार्टिंग में कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है, इससे ये जो बाकी कॉइन्स ऑफ अलॉय, पेपर मनी, इनका फर्क है वो क्या है कि कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जरूरी नहीं है कि ये सरकार ने जारी किए, और जब सरकार ने जारी नहीं किए हैं तो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन की क्या वैल्यू रहेगी, जो उसकी मेटेलिक वैल्यू है, जो उसके अंदर होने वाले मेटल की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में भी अगर आप सुनार के पास जाते हो और उससे अगर आप सोने का एक सिक्का खरीदते हो, तो आपको सोने के सिक्के के ऊपर अगर 5 रुपए लिखा हुआ है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो आपको 5 रुपए में देगा, नहीं, वो आपसे 5,000 लेगा, या सोने का सिक्का बड़ा है 5 लाख भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो सोने की कीमत ले रहा है, वो उसके ऊपर लिखे हुए 5 रुपए की वैल्यू नहीं ले रहा है। लेकिन जो सिक्का सरकार ने जारी किया है, डजेंट मैटर उसके अंदर मेटल कितने का है, वो 5 रुपए में एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो फिर कॉइन्स ऑफ अलॉय स्टार्ट हुए, पेपर मनी स्टार्ट हुआ, और आज के टाइम में तो ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, आप नेट बैंकिंग से मनी एक्सचेंज कर सकते हो, कार्ड मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस टाइम पर अवेलेबल है। ठीक है, राइट। सेकेंड आता है हमारे पास मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ लिया। ठीक है, और कौन कौन से फंक्शंस हैं? दूसरे फंक्शंस हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये फंक्शन हमारे को ना पहले बार्टर सिस्टम में नहीं मिलता था। हमारे पास पैसा है, हमने इसको स्टोर करके रखना है, सेव करके रखना है, तो हम लोग कैसे रख सकते हैं? आज के टाइम में पैसा है, हम उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम में केवल कमोडिटीज हुआ करती थी। तो क्या कमोडिटीज में ये चीज पॉसिबल है कि हम उसको सेव करके रख लें? नहीं। ठीक है ना, कमोडिटी को चाहे आप सेव कर भी लोगे, ठीक है ना किसी एंगल से आपने उसको सेव कर लिया, लेकिन वो उतनी ज्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि वो बहुत महंगी पड़ेगी। सपोज वीट है आपके पास, तो क्या गोडाउन भर के वीट के रखे रखोगे और कब तक संभाल कर रखोगे? राइस है, कब तक संभाल के रखोगे, कितने गोडाउन भर के रखोगे? ठीक है ना, तो वैसे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये अच्छी फॉर्म है सेव करने की, लेकिन फिर भी गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू मार्केट में चेंज होती रहती है। ठीक है, बेटर क्या है? जो रेडिली एक्सेप्टेबल हो, वो क्या है? वो है मनी। तो मनी, बिकॉज इट इज रेडिली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट, सो दैट इज व्हाई इट इज बेस्ट टू यूज मनी एज द स्टोर ऑफ वैल्यू, आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? देखो, आपके पास ना बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, यू मस्ट बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स विद यू, राइट? तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी लगानी है कि मेरे पास टोटल कितना सामान है, या आपके पास 100 चीजें हैं, आपके फ्रेंड के पास 100 चीजें हैं, अमीर कौन है कैसे पता चलेगा? तो अमीरी का कैसे पता चलेगा? आप अपनी सारी चीजों की वैल्यू लगाओ, लास्ट में टोटल लगा लो, वो अपनी सारी चीजों की वैल्यू लगाएगा, लास्ट में टोटल लगाएगा, दोनों टोटल्स को कंपेयर कर लो, यू विल कम टू नो अबाउट द वैल्यू कि कौन आप में से ज्यादा अमीर है। ठीक है, क्या बार्टर सिस्टम में ये चीज पॉसिबल थी? नहीं। ठीक है ना, किसी के पास 100 किलो चावल है, 10 किलो वीट है, किसी के पास 20 किलो वीट है, 80 किलो चावल है, तो क्या आप कंपेयर कर सकते थे? आप कंपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स का क्या मतलब है कि आज के टाइम में क्योंकि मनी आपके पास है, तो आप किसी से वादा कर सकते हो
कि अच्छा तेरा सामान 100 रुपए का है ना, चल ठीक है मैं परसों देता हूँ पैसे 100 रुपए, ठीक है ना, तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। यू कैन defer your payments, you can make up for your payments in the future date। कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, कल को पेमेंट कर दूंगा, परसों को कर दूंगा, क्योंकि ये 100 रुपए बिल्कुल प्रिसाइसली आपने बता दिया, 100 दूंगा, 1000 दूंगा, 5000 दूंगा, कौन सी डेट को दूंगा, आप इसको बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइन कर सकते हो। हालांकि स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डेफर्ड पेमेंट्स जरूरी नहीं है कि ये केवल मनी के केस में हो, बाकी चीजों में भी ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्ट्रैक्ट तो करते ही हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो चावल भी तो बाद में दिए जा सकते हैं, अनाज भी तो बाद में दिया जा सकता है, सोना भी तो बाद में दिया जा सकता है, तो आप कह सकते हो कि डेफर्ड पेमेंट्स तो ये भी हैं। लेकिन मनी के अंदर अगर हम डेफर्ड पेमेंट्स की बात करें, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की बात करें, फ्यूचर पेमेंट्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कितना पैसा आपको मिलेगा, कब कौन सी डेट को मिलेगा, ये चीजें फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारे को एक एडिशनल बेनिफिट इससे मिलता है। तो जब हम ये सारे फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअली में मनी को कैसे देखते हैं, किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि भाई मनी वो है जो मनी का काम कर दे, ठीक है ना, मनी इज व्हाट मनी डज। तो हमने ये 4 फंक्शंस देखे, these are the 4 functions, and we say that money is what undertakes all these 4 functions। ऐसी कोई भी चीज जो इन चारों फंक्शंस को कर दे वो मनी है, ठीक है ना। मतलब जरूरी है कि हमारे पास क्या भारत सरकार का दिया हुआ नोट ही होना चाहिए। देखो 500 और 1000 के नोट थे, भारत सरकार ने 1 मिनट में बंद कर दिए, बंद हो गए, फिर क्या वैल्यू रह गई, क्या वो मनी रह गए, नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप इलेंटे मॉल के अंदर खाना खाने गए, वहां पर आपने पेमेंट करके एक आपको कार्ड मिल जाता है, जिस कार्ड को स्वाइप करके आप कहीं पर भी, ठीक है, खाना खा सकते हो, किसी भी सेंटर पे खाना खा सकते हो। क्या वो जो कार्ड आपको मिला है, क्या वो एक्चुअली में मनी है, ठीक है, लेकिन वो मनी का काम कर रहा है, क्योंकि वो मनी का काम कर पा रहा है, क्योंकि वो चारों फंक्शंस को कर रहा है, इसलिए हम उसको मनी टर्म करते हैं। अगर मैं आपको एक पर्ची बनाकर दे दूं और वो पर्ची जो है ये चारों काम कर दे, तो वो मनी ही है, ठीक है। इसलिए मनी की असली डेफिनेशन ये है कि वो चीज जो ये सारे काम जो मनी के डिफाइंड है, अगर वो ये काम कर देती है तो हम लोग उसको मनी मानते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? इट्स फाइन मान्या? No, sir. Yeah, no, sir. राइट। नेक्स्ट कम्स बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई आपके पास गुड्स होने चाहिए, सामने वाले के पास गुड्स होने चाहिए, दोनों के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, उसको आपके पास जो गुड्स हैं वो चाहिए होने चाहिए, आपको कौन से गुड्स चाहिए जो उसके पास हैं, और आप ये दोनों गुड्स जो है वो एक्सचेंज कर लेते हो, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। शुरू से हमेशा से, जब से दुनिया चली है, शुरू हुई है, तब से बार्टर सिस्टम ही चल रहा था, ठीक है ना। पुराने टाइम में जरूरतें कम हुआ करती थी, बहुत बेसिक जरूरतें हुआ करती थी, तो ये सिस्टम बहुत एफिशिएंटली चल रहा था, ठीक है ना। तू भाई दाल दे दे, मैं तेरे को चावल दे देता हूँ। अब पूरा दिन इंसान ने बैठकर दाल चावल ही खाने होते थे पुराने टाइम में, ठीक है। 2-4 मेरी जरूरतें हैं, 2-4 तेरी जरूरतें, मिल बांट के कर लेते थे। बार्टर सिस्टम से बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी, ठीक है। इसको कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होती रही, जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती रही, ठीक है, वैसे वैसे हम लोगों को ये जरूरत महसूस होने लगी कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के क्या क्या नुकसान थे? पहली बात थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे पहली जरूरत तो ये है कि जो मुझे चाहिए वो तेरे पास होना चाहिए, जो तुझे चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी हम लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं कर सकते। सेकंड क्या मजबूरी है? सेकंड मजबूरी है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तेरी चीज की वैल्यू मैं कैसे लगाऊं, मेरी चीज की वैल्यू तू कैसे लगाएगा, ठीक है। तो हमारे को एक कॉमन सिस्टम चाहिए ना, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू चाहिए ना, ताकि हम एक दूसरे की चीजों की कीमत लगा सकें। अगर मैं 4 चीजें तुम्हारे को दे रहा हूँ, तुम 4 चीजें मेरे को दे रहे हो, तो हम लोग कैसे अकाउंट्स बिठाएंगे?
कौन सी चीज के बदले में कौन सी चीज मेरे को ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रही है, कैसे मैं ट्रेड करूंगा कि मैं ज्यादा प्रॉफिट में रहूं या मेरे को नुकसान ना हो। ठीक है ना, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वहां पर हमारे पास कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू जो था वो नहीं होता था। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट्स नहीं कर पाते थे। मेरे पास 10 चीजें हैं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास टोटल सामान कितने का है। ऐसे ही आपको नहीं पता, आप अमीर हो गरीब हो आपको नहीं पता। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। हम लोगों को जब फ्यूचर में पेमेंट करनी होती थी या कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना होता था, हम लोग बार्टर सिस्टम में उसको पूरा नहीं कर पाते थे। उसका एक कारण ये भी है कि आज के टाइम में आपकी जो जरूरत है, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वही जरूरत हो। ठीक है ना, तो सामने वाला कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा, कई बार उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन पैसे के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। पैसे के साथ ये चीजें बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है कि आपको कब कितने पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे तो आपको हमेशा चाहिए। ठीक है ना, तो दैट इज द केस। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज हमने डिस्कस करा है। अगर मैं केवल बार्टर सिस्टम में हूं तो जो चीज मेरे पास ज्यादा है मुझे उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, भरे गोडाउन भरे रहेंगे मेरे, तो मैं उन गोडाउन को भर के क्या करूंगा, मेरे को कॉस्टिंग पड़ेगी उसको उसको उसके रख रखाव के लिए, मैं उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टोर करना बहुत मुश्किल है। रादर देन दैट मैं उसको अगर डिस्पोज ऑफ करता हूँ, आज के टाइम में पैसे मिल जाते हैं, पैसे को बैंक में रखता हूँ मैं। ठीक है, ट्रांसफर में भी मेरे को दिक्कत आती है। ठीक है, मैं वैल्यू कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, आपको कोई चीज मैंने देनी है, ठीक है, तो मैं वो कैसे दे सकता हूँ, मतलब कि यहां से कोई चीज अगर मुझे वहां ट्रांसफर करनी है, वैल्यू अगर ट्रांसफर करनी है या एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है, तो इट इज नॉट दैट सिंपल फॉर मी। मेरे पास अगर एक चीज है, मुझे उसको ट्रांसफर करके दूसरी चीज आपको देनी है, तो मेरे लिए वो ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पैसे के केस के अंदर मैं इजीली उसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा और जो भी चीज चाहूंगा वो चीज मैं खरीद कर आपको दे सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो सिस्टम है वो बढ़िया हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे एक बेनिफिट वाली बात क्या होती है, जो मनी के आने से हुआ, जिसमें एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं कि बार्टर सिस्टम के अंदर सेल और परचेज ये दोनों काम इकट्ठे होते थे। अगर आपको सिर्फ सेल करना है, परचेज नहीं करना है, तो ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में सेल और परचेज इकट्ठे होते और इसीलिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाती थी। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यही तो है कि मुझे दोनों चीजें करनी पड़ेंगी तभी जाकर मेरी ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी। लेकिन मनी के इजाद होने से, मनी के इन्वेंशन से सेल का प्रोसेस मेरा अलग हो गया। मैं अगर दुकान पे बैठा हूं तो सिर्फ सेल करने के लिए बैठा हूं। ठीक है, वहां पर मैं कोई चीज खरीद नहीं रहा हूं। और जब मैं मार्केट में निकला हूं तो मैं केवल केवल परचेज करने के लिए बैठा हूं। ठीक है, परचेज करने के लिए मार्केट में गया हूं। तो मनी के आने से क्या हुआ कि जो प्रोसेस था सेल का और जो प्रोसेस था परचेज का, ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए। राइट, तो ऐसा है। सो दैट इज द केस ऑफ बार्टर सिस्टम। कोई डाउट मान्या? नो सर। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी। कि अब मनी तो इजाद हो गया, मनी आ गया प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है ना, तो व्हाट वी कैन सी इज कि मनी के क्या कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो यस, मनी के कुछ एक टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं मनी के अलग अलग टाइप्स में। तो पहला डिस्टिंक्शन आता है हमारा फिएट मनी और फिडुशियरी मनी के बीच में। ठीक है, फिएट मनी कौन सा होता है? फिएट मनी वो मनी होता है जो किसी न किसी ऑर्डर या किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो निर्धारित होता है। गवर्नमेंट कहती है कि हम बैकअप लेने के लिए तैयार है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द मनी। ठीक है, और इसीलिए पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है लीगल टेंडर का। कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपसे कोई भारत के अंदर मना नहीं कर सकता कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, दैट इज फिएट करेंसी। पीपल विल नॉट से यू आर गिविंग मी ओनली अ पीस ऑफ पेपर, आई एम गिविंग somebody a 2000 rupee note and somebody is saying अरे
ये तो एक कागज का टुकड़ा है, नहीं एक्सेप्ट करता भैया, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये है फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब आरबीआई ने ऑथराइज करा है कि इसकी वैल्यू 2000 रुपए है, ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज फिएट मनी। तो जो मनी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज नोन एज फिएट मनी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई और मनी भी है, यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी जो है वो ट्रस्ट की वजह से होती है, दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट हो तभी ये फिडुशियरी मनी का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल चेक, अगर मुझे लगता है कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा, तभी तो मैं आपसे आपका चेक एक्सेप्ट करूंगा। आपका चेक जो है वो बाउंस भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, बैंक उसको मना कर सकता है, हम नहीं पेमेंट करते, ठीक है ना। तो उस तरह की मनी को क्या कहा जाता है, फिडुशियरी मनी, ठीक है। तो फिडुशियरी मनी किस वजह से होती है, दोनों पार्टियों के बीच में ट्रस्ट, और एक पार्टी मना कर सकती है कि भैया मुझे तुम्हारा ये चेक मंजूर नहीं है, मैंने नहीं लेना ये चेक। लेकिन क्या वो पार्टी फिएट मनी को भी मना कर सकती है, क्या दूसरी पार्टी फिएट मनी को भी मना कर सकती है, नहीं, कम से कम आपके देश में तो नहीं मना कर सकती। हाँ, आप जापान चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, वहां की फिएट मनी अलग है, वहां आप अपना रुपया निकाल लेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉट लीगली बाउंड टू डू, बट इन इंडिया पीपल आर लीगली बाउंड टू डू। दैट इज वाई जब मोदी जी ने भाषण दिया था ना 8 नवंबर को, ठीक है, कि सारे नोट बंद कर रहे हैं हम 500,000 के, तो उन्होंने जो लाइन यूज करी थी वो ये थी कि अब ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहे भैया, अब हमारी कोई बैकिंग नहीं है इसमें, अब ये, और उन्होंने ये वर्ड यूज किए थे, अब ये केवल महज कागज का टुकड़ा है। जब सरकार का सबसे बड़ा जो नुमाइंदा है, जो सरकार का सबसे बड़ा नेता है, वो आकर कह रहा है कि भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कल से 500,000 रुपए के नोट पे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, ठीक है। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट 500 रुपी नोट नेक्स्ट डे, नथिंग, ठीक है, बिकॉज ही लेफ्ट अवे, ही सेड मेरी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो ही मूव्ड अवे फ्रॉम कॉलिंग इट अ फिएट मनी, नाउ इट वाज नॉट अ फिएट मनी, ठीक है, दैट इज द केस। अच्छा, एक और बात है, कई बार क्वेश्चन आता है बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन, इज बिटकॉइन अ फिएट मनी? द आंसर इज नो, Bitcoin is not a fiat money. It is not authorized by the government. It is not authorized by the government. ठीक है, that case. सर बट बिटकॉइन तो फिड्यूशरी मनी भी नहीं होना चाहिए ना? मैंने कब कहा कि वो फिडुशियरी मनी है? मैंने तो नहीं कहा, ठीक है ना। Yes. लेकिन हाँ, बिटकॉइन जो है, अगर हम केवल डेफिनेशनल एस्पेक्ट देखें तो वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है। बिटकॉइन एक नई चीज आई है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई चीज उन्होंने इन्वेंट करी है, शायद उसके लिए हमारे को अलग से डेफिनेशंस की जरूरत पड़े। अभी रिसेंटली एक कंट्री है दुनिया की जिसने ये कहा है कि वी कंसीडर बिटकॉइन एज द लीगल टेंडर, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बिटकॉइन एक लीगल टेंडर की तरह यूज होगा। तो वहां की जो कंट्री है उसके जो लोग हैं दे आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट in that particular country that bitcoin is going to be considered as a fiat currency, that bitcoin will be considered as fiat money, ठीक है ना। बट बाकी जगह पर ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है, और कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है, ठीक है। इफ यू कॉल इट अ फिडुशियरी मनी, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट टू से, वाई, बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट की बात, फिडुशियरी मनी में ट्रस्ट की बात किसके बीच में हो रही है, मुझे आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपके द्वारा दी गई करेंसी पे ट्रस्ट की बात नहीं है। यहाँ पर ट्रस्ट की बात कहाँ हो रही है, करेंसी के ऊपर ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं तो आपने जो दिया मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, दैट इज फिडुशियरी मनी। बट बात यहाँ किसकी हो रही है कि क्या बिटकॉइन को एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं, ठीक है। तो वी कैन नॉट, मतलब फिडुशियरी एंड फिएट मनी, दीज कॉन्सेप्ट्स हैव बीन इन यूज before the advent of bitcoins, so we are yet to consider whether bitcoin will exactly be called as a and it will be on the basis of respective countries, जो countries अलग अलग जो भी वो करेंगी, रेगुलेशंस करेंगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी बिटकॉइन के बारे में कुछ ना कुछ रेगुलेशंस करने की फिराक में है, वो जो भी रेगुलेशंस करेगी इसके बारे में वो डिसाइड करेगा कि ये कौन सी मनी है, ठीक है ना, दैट इज द केस। सर बट अगर
अगर हमारी कंट्री उसको वो एक्सेप्ट कर ले फिर तो उसे फिएट मनी कहा जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दे कि हम इसको बैकिंग कर रहे हैं, वैसे इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एटीट्यूड है वो उस हिसाब से वो कभी उसको लीगल बैकिंग नहीं देंगे बिटकॉइन को। लेकिन हाँ, जमाना ही इतना ऐसा हो गया, जमाना ही ऐसा बन गया। टोटल बिटकॉइंस दुनिया में जो इजाद होने हैं, जो इन्वेंट होने हैं, जो माइन होने हैं, द प्रिसाइज वर्ड इज माइनिंग, वो है 21 मिलियन। ठीक है, उसमें से करीब 12 मिलियन जो है वो ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं, 9 मिलियन बचे हुए हैं। जैसे जैसे कम बचे होंगे वैसे वैसे इसकी जो माइनिंग है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होती रहेगी, जिससे इसकी वैल्यू के और बढ़ने की उम्मीदें हैं। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में लेट अस सी व्हाट विल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू, बिकॉज इफ एवरीबडी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी एन एक्सेप्शन टू इट। ठीक है, और हमारी जो सरकारें हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बाकी है, ये तो आजकल मतलब टैक्स के ऊपर ही जी रही हैं। अब ज्यादा ट्रांजैक्शंस अगर बढ़ गई बिटकॉइन में, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगी टैक्स लगाने, टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ, तो फिर कैसे मना करेगी वो उसको। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और राइट। सर अगर जैसे बिटकॉइन है इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, तो सर अगर अगर गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो फिर गवर्नमेंट तो नहीं रिस्पॉन्सिबल होएगी ना? नहीं, गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट तो फिएट करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने पर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गवर्नमेंट इज ओके नॉट सर। रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन द डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ फिएट मनी। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कंट्री में हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। गवर्नमेंट आराम से बैठती है, हाँ, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने की करके वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वैल्यू को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या अगर आप चीजें नहीं खरीद पा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है क्या? नहीं देती है। तो गवर्नमेंट डज नॉट टेक दैट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसकी वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को मतलब वेरी प्रैक्टिकली आई एम स्टेटिंग, एंड इट इज नॉट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम्स, ऑल द वे सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी हमेशा की प्रॉब्लम यही है, वो देखती हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा किसमें है। ठीक है, तो अगर कल को टैक्स टैक्स की वजह से अगर हम गवर्नमेंट को लगता है कि भाई बिटकॉइन को लीगलाइज कर देना चाहिए, तो अपने टैक्स के फायदे के लिए वो इसको डेफिनेटली लीगलाइज कर देंगे। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी वर्सेस क्रेडिट मनी। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सोने के सिक्के का एग्जांपल दिया था। सोने का सिक्का हो, सिल्वर का सिक्का हो, ठीक है ना, इनके ऊपर अगर 5 रुपए लगा हुआ है, 5 रुपए लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 5 रुपए का है। ठीक है ना। यहाँ पर गोल्ड की जो मटेलिक वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेलिक वैल्यू ऑफ गोल्ड इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द फेस वैल्यू ऑफ गोल्ड। ठीक है ना। तो जो मटेलिक वैल्यू जब उसकी मनी वैल्यू के बराबर होती है, जो सबसे पहली बार जब सिक्के इजाद हुए थे, जो तब वैल्यू हुआ करती थी सिक्के की, वो थी उसकी कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। उसको हम लोग बोलते थे फुल बॉडी मनी। ठीक है, यानी कि सिक्के की वैल्यू किस में है? उसकी बॉडी में है, उसके फेस वैल्यू के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो किसी से बैक्ड नहीं है, किसी ने उसकी बैकिंग नहीं कर रखी है, कोई अथॉरिटी उसके पीछे नहीं है। आप अभी भी सुनार के पास जाओ, ठीक है, 5 रुपए का एक सिक्का बनवाओ गोल्ड का, तो क्या आप उसको ये कह सकते हो कि 5 रुपए में ये मेरे को दे दे? कभी नहीं देगा वो। ठीक है ना। वो उसको तोलेगा, उसका कैरेट चेक करेगा, और उसके बाद वो आपको उसकी कीमत लगाकर दे देगा, विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ₹5, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू, देर इज ओनली वैल्यू ऑफ कमोडिटी वैल्यू। सो कमोडिटी वैल्यू इटसेल्फ बिकम्स द मनी वैल्यू। ठीक है ना, दैट इज द केस, दैट इज फुल बॉडीड मनी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट मनी? जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और गवर्नमेंट कहती है मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, डोंट लुक एट द कमोडिटी वैल्यू, जस्ट लुक एट व्हाट इज रिटन ऑन द फेस ऑफ दिस, जस्ट लुक एट इसके मुंह पर, इसके चेहरे पर क्या लिखा है। आप कहते हो इसके चेहरे पे 5 रुपए लिखा है, तो वो कहती है कि यही इसकी वैल्यू है। इसकी जो कमोडिटी है ना, उसके फेर में मत पड़ना। नॉर्मली हम लोग एलॉय वगैरह सस्ते सा एलॉय बना लेते हैं, उसके सिक्के जो हैं वो बना लेते हैं,
तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इसकी जो है, तो कमोडिटी वैल्यू जो है ना वो नॉर्मली बहुत कम होती है। जैसे 1 रुपए का सिक्का है तो हो सकता है सरकार को मेटेलिक वैल्यू उसको केवल 25 पैसे की पड़ती हो, ठीक है ना, केवल 25 पैसे का सिक्का सरकार को पड़ता हो, लेकिन सरकार उसको मजे से 1 रुपए में बेचती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार जिम्मेदारी लेती है कि हम 1 रुपए में इसको बेचने के लिए या खरीदने के लिए तैयार है। जब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करे थे, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने जब इनको जारी किया था तब तो बड़ा मोटा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि बनाने में लगे कम पैसे, जारी हुआ 500 और 1000 रुपए में, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इनको वापस मंगवाया कि ले आओ भाई वापस मेरे पास जमा करवा दो, तब गवर्नमेंट को इस वही 500 और 1000 रुपए का नोट 500 और 1000 रुपए में उसकी वैल्यू देनी पड़ी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उतना बेनिफिट वहां पर नहीं हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कमोडिटी वैल्यू है इन नोट्स की 500 और 1000 रुपए की, वो बहुत ही कम है, और जो मनी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। और ये मनी वैल्यू एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, ठीक है ना। कमोडिटी वैल्यू अगर कम है तो मनी वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है? केवल एक वजह से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है बैकिंग कर रही है, गवर्नमेंट जो है उस नोट के अंदर इतने तरीके के वो ऑप्टिकल चीजें लगा रही है, ठीक है, उसमें डिजाइनिंग बना रही है, केवल ये बताने के लिए कि भाई देखो इस नोट को हम बैकअप कर रहे हैं, हम इस नोट की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लीगल टेंडर है ये, ठीक है ना, दैट इज द केस, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी होता है, ओके, राइट। नेक्स्ट आता है, जब हम मनी के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं तो वी कम ऑन टू सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी क्या है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा है कितना, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना पचाना मुश्किल है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पचाना मुश्किल है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक मतलब कि देश में पैसा है कितना। वैसे हम इसका कंपैरिजन किससे करते हैं? देश की प्रोडक्शन से करते हैं, जीडीपी से करते हैं। जीडीपी मतलब हम देश में प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, सामान कितना बना रहे हैं, उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जीडीपी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि मनी सप्लाई का क्या मतलब है। मनी सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में, देश में कितना पैसा जो है वो सर्कुलेशन के अंदर है, वो सर्कुलेट हो रहा है, वो हाथ बदल रहा है, एक का हाथ बदल के दूसरे, दूसरे के हाथ बदल के तीसरे, तीसरे का हाथ बदल के चौथे। गवर्नमेंट इस पैसे की सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकती है, ठीक है। जब वो मार्केट से लोगों के हाथ से पैसा निकालकर अपनी जेब में रख लेती है तो हम कहते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो गया। और जब वो अपनी पॉकेट से निकालकर मार्केट में ज्यादा डाल देती है पैसा, तो हम लोग कहते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। और इसीलिए ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना पैसा मार्केट में गया। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट में कितना पैसा है। तो मनी ऑफ सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ मनी क्या है? इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल। अब यहां पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है पीपल। पीपल मतलब देश की जनता, क्योंकि मनी सप्लाई तो गवर्नमेंट भी होल्ड करती है, मनी तो बैंक भी होल्ड करते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट और बैंक के द्वारा जो मनी होल्ड किया जाता है उसको हम लोग मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते, उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लोग तो खुद सप्लायर ऑफ मनी है, ये लोग तो खुद मार्केट में पैसा डालते हैं और निकालते हैं, ये लोग तो मार्केट में पैसे को कंट्रोल करते हैं। तो इनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो मार्केट की मनी सप्लाई कैसे कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। कोई सामान पड़ा ही फैक्ट्री के अंदर हुआ है तो आप क्या ये मान लोगे कि वो मार्केट में है सामान? आप उसको नहीं मानोगे, ठीक है ना। अब जैसे शेयर शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार पर जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में है वही तो आप खरीद बेच सकते हो ना। जो कंपनी के पास रखे हुए हैं उसको आप कैसे मान लोगे, उसको आप सप्लाई कैसे मान लोगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो पैसा गवर्नमेंट ने अपनी जेब में रखा हुआ है, बैंक ने अपने पास संभाल कर रखा हुआ है, आप उसको सप्लाई ऑफ मनी कैसे मान सकते हो?
सप्लाई ऑफ मनी क्या माना जाएगा? केवल वो पैसा जो मार्केट में सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में 4 चीजें होती हैं, M1, M2, M3, M4। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी मैनेज्ड। और मनी सप्लाई तो एक ऐसी चीज है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये देश के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर मनी सप्लाई के ऊपर आपकी नजर ना हो, अगर आरबीआई और गवर्नमेंट लगातार इस बात को चेक ना करते रहें कि मनी सप्लाई कितना चल रहा है और कितना चाहिए, तो ये जो मनी सप्लाई है इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने अलग अलग चीजों के आधार पर अलग अलग मेजर्स बनाए, M1, M2, M3, M4। हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में केवल हम लोग M1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, M1 कौन सी मनी सप्लाई है? तो M1 है C प्लस DD प्लस OD। सी है जो हमारी जेब में पैसा पड़ा हुआ है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है ना, जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं हमारे, हम सब हिंदुस्तानियों की जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है वो क्या है? वो है सी। दूसरा है डीडी। डीडी हम लोगों के सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, जिसमें से कभी भी हम चेक लगाकर पैसा निकलवा सकते हैं, कभी भी पैसा चेक लगाकर हम निकलवा सकते हैं, वो वाले जो अकाउंट्स का पैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। बिकॉज एनी टाइम वी डिमांड मनी, we can put up a check, we can get the withdrawal, so that is known as demand deposits. So हमारे सेविंग अकाउंट में और हमारे करंट अकाउंट में, भारतीयों के करंट अकाउंट में, ठीक है ना, सरकार के नहीं, बैंकों के नहीं, जो आम आदमी है देश का, उसके बैंक अकाउंट के अंदर जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो है डीडी। तो एक आम आदमी की जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है, एक आम आदमी के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो ये दोनों मिलाकर क्या बने? M1। और साथ में क्या जोड़ देंगे हम? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देखो आरबीआई जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए वो उसी तरीके के बैंक का काम करता है, जैसे ये कैनरा बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। जैसे ये हम लोगों के लिए है ना, वैसे ही आरबीआई जो है कई इंस्टीट्यूशंस के लिए कमर्शियल बैंक का काम करता है। ठीक है, कौन कौन से? जैसे नाबार्ड हो गया, ठीक है ना, या फॉरेन के बैंक्स हो गए, या फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हो गए, फॉरेन की गवर्नमेंट्स हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट्स हो गई, या आईएमएफ हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया। ये जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई को अपना कमर्शियल बैंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उनके जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हुए हैं वो भी आप M1 में इंक्लूड कर दो। ठीक है, लेकिन आरबीआई के पास तो पैसा गवर्नमेंट का भी पड़ा हुआ है, आरबीआई के पास पैसा तो कमर्शियल बैंकों का भी पड़ा हुआ है, क्या उसको भी इंक्लूड करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट का पैसा पड़ा हुआ है और कमर्शियल बैंक्स का पैसा पड़ा हुआ है, ये तो खुद सप्लायर्स ऑफ मनी है। ठीक है ना, ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है कि ये आरबीआई के पास पैसा रखते हैं, तो ये तीनों एक तरफ है। इनके पास अगर अपना पर्सनल पैसा पड़ा हुआ है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द सप्लाई ऑफ मनी। So what will be considered as the supply of money in M1? In M1 case, it is the total currency held by the public. It is the total money which is lying in the savings bank account and current bank account of the people. And thirdly, it will be the deposits that are lying with the RBI of the foreign institutions, foreign banks, NABARD, foreign institutional जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो। अच्छा, फॉरेन बैंक्स का अगर मैं नाम ले रहा हूं तो वो बैंक नहीं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। भारत के बैंकिंग सिस्टम का कोई भी पैसा आरबीआई के अंदर पड़ा हुआ है तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर अदर डिपॉजिट्स। बैंकिंग सिस्टम का कोई भी पैसा अगर आरबीआई के पास पड़ा हुआ है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ M1। ठीक है, फेयर एनफ? यस। ठीक है, अब हम लोग किसको सप्लायर्स ऑफ मनी मानते हैं? हम लोगों ने डिस्कस किया सप्लायर्स ऑफ मनी कौन है भारत में। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है,
केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाओ तो वहां का एक सेंट्रल बैंक होता है। भारत के सेंट्रल बैंक को हम लोग आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई का जो हेड होता है उसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। वैसे दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाओ तो वहां के सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को ज्यादातर चेयरमैन कहा जाता है। भारत इकलौता ऐसा है शायद जहां पर उसको गवर्नर कहा जाता है। ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के जो कमर्शियल बैंक हैं वो, और उस कंट्री की जो सरकार है वो, ये तीन लोगों को अगर हम मिला दे तो ये सप्लायर्स ऑफ मनी है। ठीक है ना। किसी भी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को यही डिसाइड करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आरबीआई जो है वो प्रिंसिपल सप्लायर माना जाता है। ठीक है। वो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट करता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी काम वही करता है, कमर्शियल बैंकों की तरफ से भी काम वही करता है। तो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर कौन है? आरबीआई। प्रिंसिपल सप्लायर कौन है? आरबीआई। आरबीआई जो नोट छापता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत छापता है। ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब ये अपने पास ना 200 करोड़ का रिजर्व रखता है, जिसमें से 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड कितने का होना चाहिए? कम से कम 115 करोड़ का। तो 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए, और बाकी की जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती हैं। फॉरेन सिक्योरिटीज। तो जब ये 200 करोड़ का इसके पास माल पानी तैयार होगा तब ये मार्केट में नोट जो है वो इशू कर सकता है, तब ये मार्केट में नोट इशू करता है एमआरएस सिस्टम को मेंटेन करते हुए। ये आप रट लेना, 200 करोड़, 115 करोड़ गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसके अंदर जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जो सेविंग और करंट अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, यानी कि जो सेविंग्स और करंट अकाउंट में टोटल पैसा पड़ा होता है उसके लोगों का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक मनी। जरूरी नहीं है ये पैसा लोगों ने जमा करवाया। ठीक है। हम लोग अगले चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है डिमांड डिपॉजिट्स को, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन लोगों का जो पैसा पड़ा हुआ है डिमांड डिपॉजिट्स में, चाहे उन्होंने खुद जमा करवाया हो चाहे वो क्रेडिट क्रिएशन से आया हो, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक मनी। तो बैंकों के सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो सारा पैसा किस कैटेगरी में आता है? बैंक मनी की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और तीसरा सप्लायर कौन है हमारा? गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट? क्योंकि 1 रुपए का नोट जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, क्योंकि 1 रुपए का जो नोट है वही हमारी असली करेंसी है। बाकी तो एक तरह से लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? बाकियों को तो बैकिंग जो है आरबीआई अपनी दे रहा है, बाकी नोटों के ऊपर तो आरबीआई का सिग्नेचर, गवर्नर के सिग्नेचर होती है, आरबीआई लिखा होता है। केवल 1 रुपए का जो नोट है जो भारत की असली करेंसी है, जिसको हम रुपया कहते हैं, रुपया, ठीक है ना, वो जो रुपया है वो भारत सरकार ही जारी करती है, उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तीन हमारे देश में सप्लायर्स हैं किसके? आरबीआई लीगल टेंडर इशू करता है, कमर्शियल बैंक उसको मल्टीप्लाई करता है डिमांड डिपॉजिट्स को, गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपए का सिक्का जो है वो 1 रुपए का नोट जो है वो जनरेट करती है। ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है हाई पावर्ड मनी का। ठीक है। अब ये हाई पावर्ड मनी क्या है? ठीक है। हाई पावर्ड मनी में जो पैसा पब्लिक ने होल्ड कर रखा है, पब्लिक ने जो होल्ड कर रखा है वो, प्लस जो कमर्शियल बैंकों ने, आप बैंक में जाते हो ना, उनके गल्ले में कुछ पैसा पड़ा होता है, वो पैसा, और जो बैंकों ने आरबीआई के पास पैसा जमा करवा रखा है, रिजर्व करवा रखा है, वो, ये जो तीन चीजें हैं इसको जब आप मिला देते हो तो वो जो पैसा बनता है वो बनता है हाई पावर्ड मनी। ठीक है ना। कैसे बनता है? हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था इसके बेसिस पर कि मान लीजिए आरबीआई ने 100 रुपया प्रिंट करा, 100 रुपए का नोट प्रिंट करा आरबीआई ने। ठीक है ना। इसमें से 50 रुपए आपने अपने पास रख लिए, पॉकेट में रख लिए, और 50 रुपए आपने बैंक में जमा करवा दिए। 50 रुपए आपने बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है ना। अब होगा क्या? होगा क्या
ये 50 रुपए जो आपने अपनी जेब में रखे करेंसी, ये तो करेंसी का करेंसी ही रहेगा, ये तो 50 का 50 ही रहेगा, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बचे हुए 50 रुपए हैं, ये जो कमर्शियल बैंक है, ये इसको रिजर्व की तरह इस्तेमाल करेगा, अपने रिजर्व्स की तरह इस्तेमाल करेगा, और इस रिजर्व्स के बेसिस पर इसमें से कुछ हिस्सा तो वो अपने पास ही रख लेगा, कुछ हिस्सा तो वो अपने पास रख लेगा वॉल्ट कैश की फॉर्म में, और बचा हुआ हिस्सा मान लीजिए 10 रुपए अपने पास रख लिया और बचे हुए 40 रुपए उसने जो है वो आरबीआई को जमा करवा दिए। इसके बेसिस पर ये क्रेडिट क्रिएशन करेगा। ये क्या करा इसने, ये कर दिया इसने डिमांड डिपॉजिट्स, ये टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इसने कर दिया। मतलब इसके पास थे 50 रुपए, इसने बना दिए उस 50 रुपए के 250 रुपए। कैसे बना दिए ये हम अगले चैप्टर में पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, कैसे बना दिए वो हम पढ़ेंगे। लेकिन 50 रुपए जो करेंसी की फॉर्म पे वो तो इतनी ही रही, और ये 50 रुपए बन गए 250 रुपए। तो ये जो टोटल करेंसी हमारे पास आई, जिसने हमारे देश की जो मनी सप्लाई है उसको 100 से 300 कर दिया, ये 50 और ये 250, जिसने 100 रुपए से उस टोटल मनी सप्लाई को 300 कर दिया, तो ये जो 100 रुपए हैं ये है हाई पावर्ड मनी, और ये जो 300 है ये क्या है, ये है टोटल मनी सप्लाई, ये है मनी सप्लाई, ठीक है। दिस इज एंटायरली द मनी सप्लाई, कौन सी, सी प्लस डी डी प्लस ई डी, ठीक है, राइट, ऐसा, गॉट द पॉइंट, ठीक है। और इसको हम लोग मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं या बेस मनी भी बोलते हैं। और जो डिपॉजिट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जो बैंक ने डिपॉजिट्स क्रिएट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज बैंक मनी, ठीक है। व्हाट वी हैव सीन जस्ट नाउ, ये वाला, ठीक है, बैंक मनी। ये कौन सा हिस्सा है, वो वाला हिस्सा है, ये 250 है, ये 50 है, ये 50, ये 50 तो सेम हो गया। ये 50 वाला जो हिस्सा 250 बना, ये क्या है, ये है बैंक मनी, जो बैंकों ने जादू से इंक्रीज कर दिया, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में इंक्रीज कर दिया। सो दैट विल बी नोन एज बैंक मनी। सो यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज बैंक मनी, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, ठीक है, व्हाट इज मॉनेटरी बेस, व्हाट इज बेस मनी, ठीक है ना, व्हाट इज M1। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल्स यहां से हैं, ठीक है, फाइन, यस राइट। तो कल हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके ओके सर ओके, थैंक यू।